जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल सिविल फोर्स पर, जिसमें कि हम आपको प्रिपेयर कराने की कोशिश करते हैं कि आप अपने आने वाले NDA, CDS, ठीक है, CAPF और बाकी के जो भी स्टेट PCS लेवल के एग्ज़ाम्स होते हैं उनकी प्रिपरेशन को एक नया आयाम दे सकें। तो आज के इस सेशन में हम लेकर आए हैं आपके लिए ज्योग्राफी के टॉपिक्स के सेशंस, जिसमें कि हम हर एक क्लास में एक टॉपिक को कवर करने की कोशिश करेंगे और उसको कंसेप्ट वाइज हम क्लैरिटी देने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो आज का आपका जो टॉपिक है वो है वोल्केनिज्म। फिज़िकल ज्योग्राफी का आपका ये जो कि टॉपिक है और इस वोल्केनिज्म का हम पार्ट 1 लेकर के आए हैं। ओके, तो आइए देख लेते हैं कि हम अपने इस सेशन में किन किन चीज़ों को गो थ्रू करेंगे। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि वोल्केनिज्म होता क्या है, व्हाट इज़ द वोल्केनो और वोल्केनिज्म एक्टिविटीज़। तो जनरली हम जब बात करते हैं, इफ़ वी ट्राई टू डिफाइन द वोल्केनोज, तो वोल्केनिज्म इज़ द जियोलॉजिकल प्रोसेस। ठीक है, वोल्केनिज्म क्या है, एक तरीके की जियोलॉजिकल प्रोसेस है जहाँ पर यानी कि वेयर मोल्टन रॉक, मैग्मा, गैसेस एंड ऐश erupt from a planet's interior to its surface, forming volcanoes, lava flows, and new landforms driven by internal heat, often at tectonic plate boundaries or hotspot, shaping landscape and influencing the climate। ठीक है, तो यहाँ पर डेफिनेशन क्या कहने की कोशिश कर रही है कि जो हमारी जियोलॉजिकल प्रोसेस होती हैं, जियोलॉजिकल प्रोसेस यानी कि जो भी कॉन्टिनेंटल डेवलपमेंट होने का काम होता है, ठीक है, जो सिंक्लाइन और जियो फॉर्मेशन की जो प्रोसेस होती हैं, वहाँ पर हमारी जो रॉक है, ठीक है, जब एक्टिविटीज़ ये सारी की सारी प्लेट टेक्टोनिक एक्टिविटीज़ अपना काम करती हैं, व्हेन द प्लेट टेक्टोनिक एक्टिविटीज़ टेक प्लेस, ठीक है, तो वहाँ पर जो हमारा रॉक है वो मोल्ट हो जाता है, यानी कि अंदर जाकर, क्रस्ट के अंदर जाकर, ठीक है, जब वो डीप लेयर में जाता है तो वहाँ पर जाकर वो क्या होता है, मेल्ट होने लगता है। ठीक है, जब मेल्ट होने लगेगा तो वो किसका रूप ले लेगा, आपका मैग्मा का रूप ले लेगा। ठीक है, यही मैग्मा जब बाहर आ जाता है और वोल्केनिक एक्टिविटी के रूप में इरप्ट होता है, तब हम इसको लावा बोलते हैं। ओके, और जब ये इनसाइड द स्ट्रक्चर ऑफ वोल्केनो रहता है तब हम इसको मैग्मा बोलते हैं। जब ये मैग्मा या फिर लावा इरप्ट होता है तो इसके साथ साथ बहुत सारी चीज़ें, फॉर एग्जांपल गैसेस, बहुत सारी इसकी सारी गैसेस लाइक CO2, ठीक है, SO2, नाइट्रिक ऑक्साइड्स, बहुत सारी गैसेस निकलती हैं। ठीक है, इसके साथ में आपका जो लावा होता है वो फ्लो होता है और उस फ्लो के साथ में जो रॉक वगैरह होती हैं, फॉर एग्जांपल इग्नीशियस रॉक, उनका फॉर्मेशन आपका होता है। और व्हेन दे रॉक सॉलिडिफाई, ठीक है, जब ये रॉक सॉलिड हो जाती हैं तो नए नए लैंड फॉर्म्स का क्रिएशन होता है। क्या होता है बच्चों, क्रिएशन होता है। ओके, तो इसका मतलब क्या है कि ये सारी की सारी एक्टिविटी किस चीज़ के थ्रू हो रही है, मतलब इम्पोर्टेंट रोल यहाँ पर क्या चीज़ प्ले कर रही है, तो आपका इंटरनल हीट। ये इंटरनल हीट हम कौन सी की बात कर रहे हैं, जो कि आपकी इनसाइड द क्रस्ट यानी कि आपकी मेंटल वाली लेयर में जो है, ठीक है, मेंटल के अंदर जो आपकी हीट है, किसके रूप में, कन्वेक्शनल करंट के रूप में। वो मैग्मा को आपका राइज करने में हेल्प करती है
ये सारी की सारी चीज़ें टर्मिनोलॉजीज अभी हम आगे सीखने वाले हैं, बट अभी फ़िलहाल के लिए आप एक डेफिनेशन को समझने की कोशिश कर लीजिए। ठीक है, जब ये कन्वेक्शनल करंट के रूप में हीट बाहर निकलती है तो आपका जो वॉल्केनो का स्ट्रक्चर होता है उसके थ्रू, उसका जो वेंट होता है उसके थ्रू ये लावा बाहर आता है, और यही लावा, यही वॉल्केनिक एक्टिविटीज़ आपके बहुत सारे लैंडफॉर्म्स को, ठीक है, लैंडस्केप्स को बनाने में हेल्प करते हैं। वहाँ का जो लोकल एनवायरनमेंट होता है उसको इन्फ्लुएंस करते हैं। ठीक है, क्लाइमेट चेंज में अपना एक इम्पोर्टेंट रोल प्ले करते हैं। तो आइए देखते हैं हम अगला टॉपिक। सबसे पहले हम समझने की कोशिश करेंगे कि वॉल्केनोज होते क्या हैं। ठीक है, क्या समझने की कोशिश करेंगे वॉल्केनोज। तो वॉल्केनोज की जब हम बात करते हैं उससे पहले हम देख लेते हैं कि इसमें आगे हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं। तो हम देखेंगे कि भाई टाइप ऑफ वॉल्केनोज क्या क्या होते हैं, ठीक है, और जो इनका फॉर्मेशन होता है वो कैसे होता है, और इसके बाद में जो लैंडफॉर्म्स वगैरह बनते हैं वो कैसे बनते हैं। तो हम देखेंगे एक्सोजेनेटिक लैंडफॉर्म्स और एंडोजेनेटिक लैंडफॉर्म्स। ठीक है, इसके बाद में हम क्या देखेंगे, हम देखेंगे कि भाई जो वॉल्केनोज होते हैं, पूरे के पूरे जो वॉल्केनोज होते हैं या जो भी वॉल्केनिक एक्टिविटीज़ होती है, इनके पीछे के क्या कॉजेज़ हैं, कारण क्या हैं। कुछ तो कारण होंगे। जब महाशय ये मेंटल लेयर के थ्रू एस्थेनोस्फेयर, जैसे, ठीक है, एस्थेनोस्फेयर के थ्रू बाहर आते हैं, तो क्या बात करेंगे हम, इनके कॉजेज़ की बात करेंगे। आगे हम क्या देखेंगे कि भाई इन वॉल्केनोस को किन किन बेसिस पर हम क्लासिफाइड कर सकते हैं, किन किन तरीके के वॉल्केनो होते हैं, इनका कंपोजिशन क्या रहता है। ठीक है, पीरियड के बेसिस पर इनका क्लासिफिकेशन क्या रहेगा, कंपोजिशन के बेसिस पर इनका क्लासिफिकेशन क्या रहेगा। तो ये सारी एक्टिविटीज़ को हम एक बार गो थ्रू करेंगे। फिर हम देखेंगे कि जो भी वॉल्केनिक स्ट्रक्चर्स होते हैं, ठीक है, उनकी जो कोन होती है वो कितने तरीके की होती है, तो इनके बारे में हम पढ़ने वाले हैं। आगे की बात अगर देखी जाए तो भाई जो भी वॉल्केनो आएंगे, जो भी एक्टिविटीज़ होंगी, जो भी इरप्शन होंगे, ठीक है, उसके बाद में जो लावा है, व्हेन द लावा बिकेम सॉलिडिफाई, उसके बाद में ये सारे के सारे लैंडफॉर्म्स बनते हैं। ठीक है, जब लावा सॉलिडिफाई हो जाएगा तो इन सारे लैंडफॉर्म्स का क्रिएशन होता है, और इनको हम आगे वाली जो हमारी क्लास है, सॉरी, आगे की जो हमारी क्लास जर्नी रहेगी उसमें हम इसको पढ़ेंगे। फिर क्या रहेगा भाई, इंट्रूसिव लैंडफॉर्म्स के बारे में हम पढ़ने वाले हैं। ओके, और कि जो पूरा का पूरा वर्ल्ड में वॉल्केनिक डिस्ट्रीब्यूशन है उसको कैसे देखेंगे हम, कैसे इसको पढ़ेंगे, या फिर क्या क्या डिस्ट्रीब्यूशन है, कहाँ पर क्या चीज़ पाई जाती है, इसको स्टडी करेंगे। नेक्स्ट स्लाइड में है हमारा पूरा का पूरा जो मिड अटलांटिक रिज है, ये कैसे बनी, क्या इसके कॉजेज रहे, इसके बारे में हम देखने वाले हैं। फिर आपका हॉटस्पॉट वॉल्केनिज्म क्या होते हैं, ठीक है, इन सब चीज़ों के बारे में हम देखने वाले हैं। तो चलिए चलते हैं, हम समझते हैं क्या होते हैं एक्चुअली आपके जो वॉल्केनोज होते हैं। ठीक है, तो आइए देखने की कोशिश करते हैं हम आपका वॉल्केनोज होते क्या हैं। तो क्या पढ़ रहे हैं हम यहाँ पर, वॉल्केनिज्म। वॉल्केनिज्म एक्टिविटी एक्चुअली में होती क्या है, तो यहाँ पर क्या होगा, आपका मैग्मा, और ये मैग्मा कैसा रहेगा, मोल्टन, यानी कि गर्म, बिल्कुल पिघला हुआ। और ये मैग्मा आपका किसके थ्रू, वेंट के थ्रू, वेंट यानी कि जो आपका पाइप होता है उसके थ्रू। तो इस वेंट के थ्रू
हम क्या देखेंगे कि हमारा जो मैग्मा है बाहर आता है और इरप्शन आपका होने लगता है। ओके, इसी इरप्शन में आपकी बहुत सारी चीज़ें निकलती हैं। जब ये वॉल्केनिक इरप्शन होता है तो वाटर वेपर्स, ठीक है, गैसेस और बहुत सारे पार्टिकल्स। और ये सारी चीज़ें क्या करते हैं मिलके वॉल्केनिक इरप्शन का रूप लेते हैं। ठीक है, तो चलिए देखते हैं कि एक्चुअली में ये जो वॉल्केनोज होते हैं आपके किस तरीके से आते हैं, किस तरीके से निकलते हैं। तो जब हम वॉल्केनो की बात करते हैं पहले हम देखते हैं कि भाई इनके पीछे के कॉजेस क्या होते हैं। जो हमारे वॉल्केनोज हैं, ठीक है, इरप्ट होते हैं, उनके पीछे के कॉजेस की अगर हम बात करेंगे, किसकी बात करेंगे, कॉजेस ऑफ इरप्शन। तो भाई बहुत सारे कॉजेज हैं, कोई एक कॉजेस नहीं है। और इसमें सबसे पहला जो कारण है उसमें हम बात करते हैं आपका प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी या फिर प्लेट टेक्टोनिक आपकी एक्टिविटी। अब ये प्लेट होती क्या है इसको देख लेते हैं। तो भाई जब हम पूरी अर्थ को लेते हैं, यहाँ पर बहुत सारे कॉन्टिनेंट्स है, ये आपका अमेरिका हो गया, ये आपका साउथ अमेरिका हो गया, ठीक है, ये पूरा का पूरा यूरोप हो गया, ये अफ्रीका हो जाता है और इधर आपका ये एशिया। ठीक है, तो ये सारी की सारी आपकी क्या बन जाती हैं, प्लेट्स। यहाँ पर आपकी नाज़का प्लेट है, ठीक है, ये आपकी यूरोपियन प्लेट है, ये आपकी यहाँ पर इसके बगल में इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट हो जाती है। ये आपकी यूरोपियन प्लेट हो जाती है, नाज़का प्लेट। तो ये सारी प्लेट्स जब आपस में टकराती हैं तो क्या होता है, एक कोलिजन होता है, बहुत भारी भरकम कोलिजन होता है। और उसी कोलिजन के रिजल्ट में हमें बहुत सारी जो रिजल्ट हैं, जो आउटकम हैं वो देखने को मिलते हैं। तो पहले हम क्या पढ़ेंगे, हमारी जो प्लेट टेक्टोनिक एक्टिविटीज़ हैं वो कितने तरीके की होती हैं। ओके, तो देखते हैं भाई कि कितने तरीके की यहाँ पर प्लेट बाउंड्रीज आपकी होती हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे आपका कन्वर्जेंस, दूसरा बात करेंगे हम, अभी हम केवल वॉल्केनो के रिगार्डिंग में बात करेंगे। जब आप पूरी प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी पढ़ते हैं तब आप इसका डीपली एनालाइज करते हैं। तो अभी हम केवल और केवल जो है वॉल्केनिक एरप्शन के रिगार्डिंग में जो चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं केवल उन्हीं के ऊपर थोड़ा ध्यान देने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो कन्वर्जेंस बाउंड्री हो गई आपकी। देन उसके बाद में आपकी आती है डाइवर्जेंस। पहले हम देखते हैं कि हमारी जो प्लेट हैं, ठीक है, वो कितने की तरीके की होती हैं। जो आपकी प्लेट है, तो एक तो हो गई आपकी कॉन्टिनेंटल प्लेट्स। जो कॉन्टिनेंट्स के बड़े बड़े टुकड़े होते हैं ना, उन्हीं को हम क्या बोलते हैं, कॉन्टिनेंटल प्लेट्स।
दूसरी आपकी क्या हो गई, ओशियनिक प्लेट। ठीक है, जो भी ओशियन बेड्स हैं आपके, दे आर नोन एज ओशियनिक प्लेट्स। अगर हम कॉन्टिनेंटल प्लेट्स की बात करें तो ये वेट वाइज काफ़ी हैवी होती हैं। ठीक है, और जब हम सॉरी जो आपकी कॉन्टिनेंटल प्लेट्स होती हैं ये आपकी थोड़ी लाइट होती हैं, यानी कि हल्की होती हैं। और जो आपकी ओशियनिक प्लेट्स होती हैं ये कंपैरेटिवली कैसी होती हैं, थोड़ी हैवी होती हैं कंपेयर टू कॉन्टिनेंटल प्लेट्स। तो भाई जब हम कॉन्टिनेंटल प्लेट्स की बात करें और ओशियनिक प्लेट्स की बात करें, ठीक है, तो दोनों के बीच में कन्वर्जेंस और डाइवर्जेंस हो सकता है। तो आइए पहले देखते हैं कन्वर्जेंस। तो ये कन्वर्जेंस कॉन्टिनेंटल और ओशियनिक प्लेट्स के बीच में हो सकता है। ठीक है, दूसरा कॉन्टिनेंटल और कॉन्टिनेंटल के बीच में हो सकता है। कॉन्टिनेंटल और कॉन्टिनेंटल के बीच में। ठीक है, तीसरा क्या हो सकता है भाई, ये ओशियनिक और ओशियनिक प्लेट्स के बीच में कन्वर्जेंस आपका हो सकता है। चलिए देखते हैं कि एक्चुअली में ये कन्वर्जेंस माने है क्या, व्हाट इज द कन्वर्जेंस। तो भाई पहले हम इस वाले केस की बात करेंगे। ठीक है, कॉन्टिनेंटल और ओशियनिक प्लेट। सपोज कीजिए ये क्या है आपकी, एक ओशियनिक प्लेट है। कैसी प्लेट है, ओशियनिक प्लेट। और ये आपकी क्या है, कॉन्टिनेंटल प्लेट। क्या है ये, कॉन्टिनेंटल प्लेट। ये है आपकी ओशियनिक प्लेट। क्योंकि ओशियनिक प्लेट कैसी होती है, थोड़ी हैवी होती है, और ये कैसी होती है, थोड़ी लाइट वेट होती है। तो जब ये दोनों प्लेट आपस में टकराएंगी, ये वाली प्लेट किससे टकराएगी, ओशियनिक प्लेट से। तो क्योंकि ये भारी है, आप एक एक्सपेरिमेंट करके देखेंगे। ठीक है, दो भारी आप पत्थर लेंगे और उन दोनों भारी पत्थर को आप एक जो है बिल्कुल मिट्टी के दलदल में रख देंगे। ठीक है, तो आप क्या देखेंगे कि जो भारी पत्थर होगा वो नीचे जाने लगेगा। क्या करने लगेगा, नीचे जाने लगेगा। इसी तरीके से ये जो ओशियनिक प्लेट है हैवी है, कॉन्टिनेंटल प्लेट है लाइट वेट है। तो क्योंकि ये हैवी वाली प्लेट ज़्यादा वजनदार होगी, ठीक है, तो ये क्या करेगी, नीचे जाने लगेगी, और ये कॉन्टिनेंटल प्लेट इसके ऊपर आने लगेगी। ओके, अब यहाँ पर आपका कौन सी प्रोसेस होती है, आपका जियो सिंक्लाइन। ठीक है, ये जियो सिंक्लाइन क्या होता है, यानी कि इस जगह पर जो कॉन्टिनेंट वाला पार्ट है, इस जगह पर जितने भी सेडिमेंट्स वगैरह होंगे वो ऊपर इकट्ठे होने लगते हैं ऐसे करके, और ये किसका रूप ले लेते हैं, माउंटेन्स का। और इस प्रोसेस से जो माउंटेन्स बनते हैं उनको हम क्या कहते हैं, फोल्ड माउंटेन्स। क्या बोलते हैं, फोल्ड माउंटेन्स। ठीक है, और ये जो इस तरीके से कॉन्टिनेंटल प्लेट के कन्वर्जेंस से या कॉन्टिनेंटल और ओशियनिक प्लेट के कन्वर्जेंस से जो माउंटेन बनते हैं उसको हम फोल्ड माउंटेन कहते हैं, और इसी प्रोसेस को आपको जियोसिंक्लाइन का नाम दिया जाता है। ठीक है, तो हम क्या बात कर रहे थे, आपका ओशियनिक और कॉन्टिनेंटल प्लेट हो गई आपकी। फिर एक होती है आपकी कॉन्टिनेंटल और कॉन्टिनेंटल प्लेट के बीच में कन्वर्जेंस होता है, और तीसरी ओशियनिक और ओशियनिक प्लेट के बीच में कन्वर्जेंस होता है। ठीक है, अभी इन सारी चीज़ों को हम एक बार और फिर से देख लेंगे। डाइवर्जेंस का मतलब क्या होता है,
कन्वर्जेंस का मतलब हो रहा था दोनों पास आ रही हैं प्लेट्स, ठीक है, ये वाली प्लेट इस वाली प्लेट की तरफ मूव कर रही है। डाइवर्जेंस में क्या हो रहा है भाई, ये दो प्लेट्स हैं, अब ये वाली प्लेट इधर जा रही है और ये वाली प्लेट भी इधर जा रही है, यानी कि दोनों प्लेट एक दूसरे से दूर जा रही हैं। तो इस जगह पर क्या क्रिएट हो जाएगा, एक गैप क्रिएट हो जाएगा। तो जो ये गैप क्रिएट हो रहा है ना, इस गैप को फिल करने के लिए अर्थ की जो मेंटल लेयर है वहां से क्या निकल के आएगा, मैग्मा निकल के आएगा, और वो मैग्मा इस खाली जगह को फिल कर देगा और सॉलिडिफाई होके वही क्या बन जाएगा, न्यू क्रस्ट बन जाएगी। ओके, ये होता है डाइवर्जेंस। क्योंकि डाइवर्जेंस होने पर यहाँ पर चीजें बन रही हैं, क्या बन रहा है, ओशियनिक बेड बन रहा है। अगर दो ओशियनिक प्लेट एक दूसरे से दूर जा रही हैं तो यहाँ पर क्या बनना है, ओशियनिक बेड बनना है। अगर ओशियनिक प्लेट और कॉन्टिनेंटल प्लेट का डाइवर्जेंस हो रहा है तो भी वहां पर किसी ना किसी चीज का निर्माण होगा, चाहे कॉन्टिनेंट का हो, चाहे आइसलैंड का हो, ठीक है, चाहे ओशियनिक बेड का हो। यानी कि डाइवर्जेंस से किसी ना किसी चीज का कंस्ट्रक्शन हो रहा है, इसीलिए डाइवर्जेंस को हम बोलते हैं कंस्ट्रक्टिव मार्जिन। क्या बोलते हैं, कंस्ट्रक्टिव मार्जिन। और कन्वर्जेंस में क्या हो रहा है भाई, यहाँ पर एक प्लेट इधर आ रही है, एक प्लेट इसकी तरफ आ रही है, तो एक ना एक तो भारी होगी, वो नीचे चली जाएगी, दूसरी उसके ऊपर उठ जाएगी। तो इस जोन में क्या होते हैं, बहुत सारे फॉल्ट होने लगते हैं और इन फॉल्ट्स की वजह से अर्थक्वेक आते हैं। ठीक है, जब भाई जमीन के अंदर फॉल्ट होंगे और इन फॉल्ट की वजह से इनके आसपास वाला जो एरिया होगा वो पूरा का पूरा अर्थक्वेक के जोन में आएगा और यहाँ से बहुत सारे डिस्ट्रक्शंस होने लगेंगे। ठीक है, इसीलिए इस प्लेट को क्या बोलते हैं, डिस्ट्रक्टिव मार्जिन। क्या बोलते हैं, डिस्ट्रक्टिव मार्जिन। अर्थक्वेक आएंगे और अगर ओशियनिक और एक कॉन्टिनेंटल प्लेट है तो वहां पर जो फोल्ड माउंटेन्स बनेंगे जियोसिंक्लाइन से, उन माउंटेन्स में वॉल्केनिक इरप्शंस होंगे। ओके, तो चलिए देखते हैं कैसे होता है ये सब, समझ लेते हैं एक चीज। देखो, अगर कॉन्टिनेंट और ओशियनिक प्लेट है और इनके बीच में क्या हो रहा है, कन्वर्जेंस। मैं कॉन्टिनेंट पूरा नहीं लिख रही हूं, आप लोग समझ जाएंगे। ओके, तो इन दोनों के बीच में कन्वर्जेंस होगा, कन्वर्जेंस यानी कि डिस्ट्रक्टिव मार्जिन। तो यहां पर क्योंकि दोनों प्लेट कॉन्टिनेंटल नहीं है, एक कॉन्टिनेंटल है एक ओशियनिक है, ये वाली हैवी होगी ये वाली लाइट वेट होगी। क्योंकि भाई ओशियनिक प्लेट पूरी की पूरी लावा से बनी होती है, इसलिए इसमें जो सिलिका है, मेटल्स वगैरह हैं, काफ़ी हाई होते हैं और ये भारी होती है तो ज़मीन के अंदर जाती है। ज़मीन के अंदर जाकर क्या होगी, ये मेल्ट हो जाएगी। मेल्ट होने के बाद में ये, ठीक है, क्या बन जाएगी, मैग्मा बन जाएगी। और यही मैग्मा बाय मीन्स ऑफ कन्वर्जेंस करंट बाहर आने लगता है। ओके, तो पहले एक चीज देख लेते हैं। क्या देख लेंगे कि जो वॉल्केनोज होते हैं कहाँ बनेंगे। तो भाई जब केवल कॉन्टिनेंट और कॉन्टिनेंट प्लेट का कन्वर्जेंस होगा तो वॉल्केनो नहीं बनेंगे। वॉल्केनो बनने की कंडीशन में, ठीक है, एक ओशियनिक प्लेट होनी ही होनी चाहिए। ठीक है, मिनिमम वन प्लेट मस्ट बी ओशियनिक। क्यों, क्योंकि ये प्लेट हैवी होती है, ठीक है, ज़्यादा सबडक्ट हो सकती है,
सबडक्ट का मतलब क्या होता है, ज़्यादा धस सकती है ज़मीन के अंदर। फॉर एग्जाम्पल, अगर ये ओशियनिक प्लेट है आपकी और ये कॉन्टिनेंटल प्लेट है, तो ये कॉन्टिनेंटल प्लेट क्या हो जाएगी, ऊपर चली जाएगी, और ये ओशियनिक प्लेट क्या हो जाएगी, नीचे चली जाएगी, क्योंकि ये जितनी भारी होगी उतनी ज़मीन के अंदर जाती जाएगी, जाती जाएगी, जाती जाएगी। ठीक है, अब क्या होगा, कॉन्टिनेंटल प्लेट जितनी अंदर जाएगी उतना ज़्यादा यहाँ पर वॉल्केनिक एक्टिविटीज़ होने के चांसेस रहेंगे। क्यों? क्योंकि भाई देखो, पहले समझते हैं हम, अर्थ की 3 लेयर होती हैं, ये क्रस्ट, ये मेंटल, और ये वाली आपकी कोर। क्रस्ट, मेंटल, कोर। ठीक है, तो आपका जो ये क्रस्ट वाला और मेंटल वाला जो जोन है ना, दोनों को मिला के यानी कि लोअर क्रस्ट और अपर मेंटल वाला जोन एस्थेनोस्फेयर कहलाता है। और ये एस्थेनोस्फेयर सेमी लिक्विड होती है। ठीक है, तो ये जो ओशियनिक प्लेट है सबडक्ट हो होकर कहाँ पहुंच जाएगी, एस्थेनोस्फेयर में। ठीक है, जब ये एस्थेनोस्फेयर में पहुंच जाएगी तो इसका जो धसा वाला पोर्शन है ना, जो प्लेट धस चुकी है, उसी जोन को हम बोलते हैं सबडक्ट जोन। ओके, तो क्योंकि अब यहाँ पर ये प्लेट आ गई भाई, यहाँ पर ऑलरेडी यहाँ पर बहुत सारा मैग्मा भरा हुआ था एस्थेनोस्फेयर में। ओके, बहुत सारा मैग्मा यहाँ पे भरा हुआ था, भरा हुआ था, भरा हुआ था। अब उस पूरे के पूरे भरे एरिया में एक पत्थर डाल दिया गया। तो आप सपोज करो एक गिलास है, पूरा पानी से भरा हुआ है। ठीक है, यहाँ पर पानी 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 की मतलब बाढ़ आ गई, एकदम गिलास के अंदर बाढ़ आ गई। ओके, पूरा भरा हुआ है। अब इस गिलास में अगर मैं आपसे कहूँ कि भाई इस गिलास में आप आधा गिलास पानी और डाल दो, ठीक है, तो भाई जब आप उस आधे गिलास पानी को इसके अंदर डालेंगे तो इस गिलास में से कुछ ना कुछ पानी तो बाहर फैल के आना ही आना है। क्यों? क्योंकि उसमें जगह ही नहीं है। इसी तरीके से क्योंकि एस्थेनोस्फेयर में तो मैग्मा ऑलरेडी फिल है, चेम्बर जो मैग्मा चेम्बर है ऑलरेडी फिल है, उसमें जब आपकी एक्स्ट्रा ओशियनिक क्रस्ट, एक एक्स्ट्रा पत्थर, एक एक्स्ट्रा क्रस्ट का टुकड़ा आकर गिरता है तो वो अपने लिए जगह बनाएगा। तो भाई ये वाला मैग्मा क्या करेगा, उसको तो कहीं जगह ही नहीं मिल रही, तो ये यहाँ पर जो फॉल्ट बना है ना, यहाँ पर जो क्रैक्स हुए हैं उनके जरिए बाहर जाने लगेगा। ठीक है, और बाहर जाने के लिए जो फोर्स लगता है ना, वो यहाँ पर ये जो मैग्मा है वो एक फोर्स के जरिए ऊपर जाता है, राइज करता है। ओके, इसी फोर्स को हम बोलते हैं कन्वेक्शनल करंट। ओके, इतना समझ में आया? एक बार फिर से समझ लेते हैं। ओशियनिक आपकी जो ओशियनिक प्लेट है, ठीक है, ये क्या है आपकी कॉन्टिनेंटल प्लेट है, कॉन्टिनेंटल प्लेट है, ओशियनिक प्लेट है। ठीक है, ये क्या कर रही है, नीचे जा रही है। ये क्या कर रही है, क्योंकि लाइट वेट है तो ऊपर जा रही है। ठीक है, अब ये क्या थी, एस्थेनोस्फेयर थी, यहाँ पर मैग्मा भरा था पूरा। ओके, ये पूरा का पूरा मैग्मा भरा है। अब ये प्लेट यहाँ पर आकर इस मैग्मा को खाली कर रही है। अब ये जो क्रैक बने हैं ना, इस क्रैक में से ये जो मैग्मा है राइज करेगा, क्योंकि भाई ऑलरेडी भरा हुआ चैम्बर था, उस भरे हुए चैम्बर में ऊपर से आके एक टुकड़ा और आसमान से गिर गया। तो ये क्या करेगा, इन कन्वेक्शनल करंट के जरिए ये मैग्मा राइज होकर उठ उठकर इन क्रैक से बाहर आने लगेगा, और यहाँ पर क्या बन जाएंगे, वॉल्केनोज। क्या बन जाएंगे, वॉल्केनोज। क्योंकि ओशियनिक क्रस्ट थी
प्लेट थी तो ज़्यादा भारी थी, ज़्यादा अंदर जा सकी, ज़्यादा अंदर यानी कि एस्थेनोस्फीयर तक। अगर हल्की होती तो एस्थेनोस्फीयर से ऊपर ही रह जाती, तो वो मोल्ट ही नहीं हो पाती। अगर मोल्ट नहीं हो पाती तो लावा फॉर्मेशन नहीं होता। दूसरी चीज़ है, जो ओशनिक क्रेस्ट है उसमें सिलिका ज़्यादा रहता है, ठीक है, तो यहाँ पर लावा फॉर्मेशन की जो प्रोसेस है वो अच्छे से हो पाती है कंपेयर टू कॉन्टिनेंटल प्लेट। ओके, अगर हम बात करें दो कॉन्टिनेंटल प्लेट्स की, तो दो कॉन्टिनेंटल प्लेट्स में, ठीक है, माउंटेन्स तो बनते हैं लेकिन हमारा जो है वॉल्केनोस का फॉर्मेशन नहीं होता है। सपोज करो ये कॉन्टिनेंटल प्लेट, ये भी कॉन्टिनेंटल प्लेट अंदर गई है, क्योंकि दोनों का वेट लगभग सेम होगा, बस थोड़ा बहुत डिफरेंस होगा, तो ये थोड़ी सी अंदर जा पाएगी और ये इसके थोड़ी सी ऊपर आ पाएगी। तो यहाँ पर इस जगह पर जो भी सेडिमेंट होंगे, सेडिमेंट यानी कि यहाँ पर जो भी जमाव होगा वो एक फोर्स के जरिए ऊपर उठने लगेगा, ऐसे ऐसे, और ये ऊपर उठ उठकर किस चीज़ का निर्माण कर रहा है, यहाँ पर माउंटेन्स का। ये क्या बन रहा है यहाँ पर, माउंटेन्स। तो इस प्रकार बनने वाले माउंटेन्स को हम फोल्ड माउंटेन्स बोलते हैं, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल आपकी हिमालयन रेंज, ठीक है। यहाँ पर वॉल्केनोस क्यों नहीं आए, क्योंकि ये दोनों प्लेट कॉन्टिनेंटल थी और हमने वॉल्केनो के केस में क्या देखा था कि भाई कम से कम वन प्लेट ओशियनिक होनी चाहिए, ठीक है, याद रखेंगे। ओके, चलिए वापस आते हैं हम, किस चीज पे वापस आएंगे, तो देखते हैं हम टाइप ऑफ वॉल्केनोसिटी। भाई आपके जो वॉल्केनोस होते हैं वो कैसे राइज करते हैं, ठीक है, क्या उनका जो है बेसिस होता है, ये सारी की सारी चीज़ें हम देखेंगे। तो वॉल्केनोसिटी का मतलब क्या होता है, वॉल्केनोसिटी का मतलब होता है यहाँ पर जो भी इरप्शन हो रहा है, ठीक है, उसके जो पूरे के पूरे मतलब प्रोसेस है वो किस तरीके से यहाँ पर एक्ट कर रही है। तो यहाँ पर हम दो तरीके की वॉल्केनोसिटी देख रहे हैं, एक है एंडोजेनिक वॉल्केनोसिटी, एक है एक्सोजेनेटिक वॉल्केनोसिटी। ओके, तो ये क्या होती है, ये विद इन द अर्थ इंटीरियर होती है, ठीक है, यानी कि जो मैग्मा होगा आपका अर्थ के अंदर यानी कि सरफेस के अंदर सॉलिडिफाई हो जाएगा, ठीक है। और जो एक्सोजेनेटिक वॉल्केनोसिटी होती है वो क्या होती है, बाहर आके जो मैग्मा है वो लावा के रूप में बाहर आ जाएगा, और यहाँ पर लैंडफॉर्म्स बन जाएंगे। फॉर एग्जाम्पल वॉल्केनिक माउंटेन्स, ठीक है। तो चलो देखते हैं हम, ठीक है, इन वॉल्केनोस के जरिए जो पूरे के पूरे लैंडफॉर्म्स बनते हैं वो कैसे बनते हैं। तो सबसे पहले तो हम वॉल्केनिक लैंडफॉर्म्स देखेंगे।
कितने तरीके के होते हैं? दो तरीके के। उनके बेसिस दो तरीके के होते हैं। एक होता है आपका एक्सट्रूसिव, दूसरा होता है इंट्रूसिव। ओके। एक्सट्रूसिव का क्या मतलब होता है भाई यहाँ पर? कि जो वोल्केनोस एक्टिविटी हुई है, जो लावा आया है, वो सरफेस के ऊपर तक आ चुका है। ठीक है, अबव द अर्थ सरफेस। और वहां से क्या हो रहा है? अलग अलग लैंडफॉर्म्स का क्रिएशन हो रहा है। फॉर एग्जाम्पल सिंडर कोन्स। ये सिंडर कोन्स क्या होती हैं भाई? ये सिंडर कोन जो वॉल्केनो बनता है, ऐसा स्ट्रक्चर ले लेता है ना, इसी को सिंडर कोन बोलते हैं आपका। लेकिन इस सिंडर कोन की हाइट जो है कम रहती है कंपेरेटिवली टू द कंपोजिट कोन। तो सिंडर कोन की बात करते हैं हम, हाइट कम रहेगी इसकी। फॉर एग्जाम्पल आपका माउंट जोजुलो, ये कहाँ पर है आपका? मैक्सिको में। दूसरा क्या हो गया आपका? कंपोजिट कोन। यहाँ पर जो आपके वॉल्केनो का स्ट्रक्चर है वो काफ़ी ऊंचा और स्टीप हो जाता है। ठीक है, बिल्कुल एक माउंटेन एवरेस्ट जैसा शेप ले लेगा ये। और हाइट कैसी रहेगी इसकी? काफ़ी ऊंची रहेगी। ठीक है, एग्जाम्पल की बात करें तो यहाँ पर आपका माउंट कोटोपैक्सी, ये कहाँ पर है आपका? इक्वेडोर में। ओके, तो ये सब बात हम किसकी कर रहे हैं? एक्सट्रूसिव लैंडफॉर्म्स की। तीसरा यहाँ पर क्या हो सकता है भाई? पैरासाइट कोन्स भी हो सकती हैं। मतलब ये बन गया आपका वॉल्केनिक स्ट्रक्चर। अब इस वॉल्केनिक स्ट्रक्चर में समटाइम्स क्या होते हैं, इस जगह पर भी क्रैक हो गए, इस जगह पर भी क्रैक हो गया, यहाँ पर भी क्रैक हो गया। तो मैग्मा यहाँ से तो निकल ही रहा है। ठीक है, इसके साथ साथ यहाँ से भी मैग्मा निकलने लगेगा, क्योंकि यहाँ पर क्रैक है, दरार पड़ गई है। तो इसको आप बोलेंगे पैरासाइटिक कोन्स। अब आते हैं हम इंट्रूसिव लैंडफॉर्म्स की तरफ। इंट्रूसिव लैंडफॉर्म्स यानी कि अंडर द अर्थ सरफेस। फॉर एग्जाम्पल अगर बात करते हैं तो सपोज कीजिए ये पूरा का पूरा अर्थ का इंटीरियर है, क्रस्ट के नीचे का पूरा हम बात कर रहे हैं। अब यहाँ पर एक ये दरार रह गई। ठीक है, ये आपकी दरार हो गई, ये कोई दरार पड़ी हुई है यहाँ पर, और एक आपकी ये दरार बन गई है यहाँ पर क्रस्ट के अंदर, यानी कि जो क्रिस्टल रॉक है उसमें ये कुछ दरार है। ठीक है, एक ये ऐसी दरार है यहाँ पर, एक ऐसा क्रैक है। ठीक है, और एक आपका ऐसा बन गया है, एक आपका ऐसा क्रैक यहाँ पर बन गया है। ओके, और क्या है? एक ये पूरा का पूरा यहाँ पर एक बहुत बड़ा केव टाइप गड्ढा जैसा है, और सबसे नीचे मतलब जो अर्थ की क्रस्ट होती है उसमें सबसे नीचे की तरफ एक बहुत बड़ा चेम्बर सा होता है इन द फॉर्म ऑफ क्रैक। ठीक है, तो यहाँ पर सबसे पहले क्या होगा? लावा आ रहा है आ रहा है आ रहा है, उसको ये क्रैक मिल गया बहुत बड़ा, अब वो इसी में फिल होने लग जाएगा। ठीक है, इस वाले क्रैक को वो पूरे का पूरा फिल कर देगा, और इस चीज को हम क्या बोलेंगे? बैथोलिथ। बैथोलिथ। बैथोलिथ क्या है? एक इंट्रूसिव लैंडफॉर्म है किसका? वोल्केनो का। फिर एक ये वाला क्रैक था, ये कैसी शेप बना रहा है आपका? तो ये आपका यहाँ पर बना रहा है कटोरे जैसी शेप। ठीक है, तो
उस कटोरे जैसी शेप को हम क्या बोलेंगे? लोकोलिथ। और एक आपका ये उल्टा कटोरा, ठीक है, इस उल्टे कटोरे की शेप को आप क्या बोलेंगे? ये जो यहाँ पर पूरा का पूरा दरार थी, जो क्रैक था, वो फिल हो गया लावा से। अब इस लैंड फॉर्म को हम क्या बोलेंगे? लोपोलिथ। अब ये था आपका जिगजॉ वाला, जो दरार थी ना इस तरीके से, ये भी लावा के साथ में यहाँ पर भर गई। तो इस वाले फॉर्म को क्या बोलेंगे हम? फैकोलिथ। और ये जो दरार थी यहाँ पर, ये भी पूरी की पूरी लावा ने भर दी है। और ये सारा का सारा काम कहाँ हो रहा है? इनसाइड द अर्थ क्रस्ट। अर्थ की जो क्रस्ट है, लेयर है, उसके नीचे जो दरारें पड़ी हैं उसमें। तो इस तरीके का जो लैंडफॉर्म बनेगा उसको बोलेंगे हम सिल्ट। और ये जो आपका है, इसको हम क्या बोलेंगे भाई? डाइक। तो आप याद रखेंगे कि वर्टिकल को क्या बोलेंगे? हॉरिजॉन्टल लैंडफॉर्म को क्या बोलेंगे? जो एंटी लाइन सिंक्लाइन वाला फीचर है उसको फैकोलिथ बोलेंगे। ठीक है, ये सारी की सारी चीज़ें आप याद रखेंगे। हम चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड के पास, जिसमें कि हम बात करेंगे कि वॉल्केनो के कॉजेस क्या होते हैं। तो सबसे पहला तो हमने यहाँ पर देख लिया था भाई, प्लेट बाउंड्रीज। इन प्लेट बाउंड्रीज में हमने क्या देखा था? कन्वर्जेंस। दूसरा डाइवर्जेंस। कन्वर्जेंस कैसे हो रहा था? एक प्लेट आ रही थी दूसरी प्लेट की तरफ। डाइवर्जेंस कैसा हो रहा था? दोनों लड़ाई करके एक दूसरे से दूर भाग रही थी। ठीक है, कन्वर्जेंस और डाइवर्जेंस दोनों कौन सी प्लेट्स में हो रहे थे? या तो ओशियनिक और ओशियनिक प्लेट हो, या फिर कॉन्टिनेंटल और कॉन्टिनेंटल प्लेट हो, या फिर कॉन्टिनेंटल हो एक ओशियनिक हो। तो ये वाली जो कन्वर्जेंस होगा यहाँ पर ओशियनिक ओशियनिक में, तो वहां पर क्या बन जाएगा आपका? जब आपका ओशियनिक और ओशियनिक प्लेट में कन्वर्जेंस होगा, तो यहाँ पर आपका जो फीचर बनेगा, ओशियनिक और ओशियन प्लेट के कन्वर्जेंस में आपका क्या बनेंगे? यहाँ पर अंडर सी वोल्केनोज, ठीक है, या फिर ओशियनिक रिज भी बन सकती हैं। और जो कॉन्टिनेंटल और ओशियनिक वाले क्या होंगे? ठीक है, यहाँ पर आइसलैंड बन सकते हैं आपके कॉन्टिनेंटल वाले में। और यहाँ पर वॉल्केनोज भी होंगे, फोल्ड माउंटेन के साथ में वॉल्केनोज। ठीक है, यहाँ पर क्या बनेगा? केवल और केवल फोल्ड माउंटेन्स। इतना समझ में आया? ये आपका पूरा का पूरा किसका सिस्टम है? कन्वर्जेंस का। और इधर हम बात कर रहे हैं डाइवर्जेंस की, तो ओशियनिक और ओशियनिक प्लेट डाइवर्ज होंगी, तो क्या बनेगा? सी बेड। कॉन्टिनेंटल प्लेट डाइवर्ज होंगी तो क्या बनेगा? कॉन्टिनेंट। कॉन्टिनेंट और ओशियनिक प्लेट डाइवर्ज होंगी तो क्या बनेंगी? यहाँ पर ट्रेंचेस। और भी चीजें बन सकती हैं। ओके, तो ये चीज आपको समझ में आई? प्लेट बाउंड्रीज का एक कॉज हो गया। नेक्स्ट हम किस चीज की बात करेंगे आपका? तो नेक्स्ट हम बात करेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ वॉल्केनिज्म। तो बेसिस ऑफ कंपोजिशन में होते हैं आपके एंडेसिटिक वॉल्केनो और होते हैं बेसाल्टिक, यानी कि एसिटिक लावा वाले और बेसिक लावा वाले। और पीरियड ऑफ इरप्शन के बेसिस पर होते हैं एक्टिव वॉल्केनोज, डोरमेंट वॉल्केनोज और एक्सटिंक्ट वॉल्केनो। ठीक है, तो भाई पहले हम यहां पर देख लेते हैं एसिडिक और बेसिक। तो जो एसिडिक लावा है उसमें क्या होता है? सिलिका कंटेंट ज़्यादा होता है।
70% के आसपास, और जो बेसिक लावा होता है उसमें आपका 40% सिलिका होता है। ठीक है। अब एक बात बताइए, किसी कंपोजिशन में जो कि 100% होता है, आप कोई भी मिक्सचर ले लीजिए 100% का, अगर उसमें एक मिनरल की क्वांटिटी 70% है तो भाई दूसरे की तो ऑब्वियसली कम बचेगी। तो यानी कि इसमें सिलिका ज़्यादा है तो इसमें मिनरल्स कैसे होंगे, कम होंगे। और इस वाले में सिलिका 40% है तो मिनरल्स कैसे होंगे, 40 से ज़्यादा होंगे। ओके। तो भाई जिस भी लावा में सिलिका कंटेंट ज़्यादा होगा, ठीक है, तो वो क्या करेगा, उसका जो फ्लो होगा और वो लावा जो होगा जल्दी क्या हो जाएगा, कूल हो जाएगा, क्योंकि उसमें सिलिका कंटेंट ज़्यादा है, जल्दी कूल हो जाएगा। और जल्दी कूल हो जाएगा तो वो फैल नहीं पाएगा लावा। होता है ना कि वॉल्केनो आया, लावा बहुत ज़्यादा गर्म है, फैलने लग रहा है, फैलने लग रहा है, तो भाई अगर वो जल्दी से कूल हो जाएगा तो क्या इतना फैल पाएगा, नहीं फैल पाएगा। तो जल्दी कूल हो रहा है तो लेस फ्लो करेगा और कम फैल पाएगा। ठीक है, सपोज करो ये कोई वॉल्केनो है, मतलब यहाँ पर कोई फ्रैक्चर है और यहाँ पर वॉल्केनिक एक्टिविटीज हो रही है, तो लावा आया, ऐसे गया और तुरंत सॉलिडिफाई हो गया। ठीक है, फिर आता है, फिर यहाँ से जाता है, फिर सॉलिडिफाई हो जाता है, फैल ही नहीं पा रहा है। आया, अब की बात तीसरी लेयर में फिर ऐसे फैल गया, ज़्यादा नहीं जा पाया। अब क्या हुआ, यहाँ पर ये ब्लॉकेज बन गई, इसका जो माउथ था, ठीक है, यहाँ से लावा आ रहा है लेकिन उसके ऊपर क्या बन गई, ब्लॉकेज। तो वो प्रेशर लगाएगा, प्रेशर लगाएगा भाई, जितने ब्लॉकेज उतना ज़्यादा प्रेशर, और जितना ज़्यादा प्रेशर उतना बड़ा एक्सप्लोजन। तो यहाँ पर एकदम से एक्सप्लोज होगा ये, और फिर से क्या करेगा, बस ये कम फैल पाएगा क्योंकि बहुत जल्दी सूख जा रहा है, जो रॉक हो रही है, जो लावा है बहुत जल्दी कूल हो जा रहा है और फैल कम पा रहा है। तो इसलिए जो एसिडिक लावा है, ठीक है, उससे कैसे वॉल्केनोज बनते हैं आपके, मेनली कैसे वॉल्केनोज बनेंगे आपके, जो कंपोजिट वॉल्केनोज होते हैं वो बनेंगे। ठीक है, बात करते हैं बेसिक लावा की। तो सिलिका कंटेंट 40%, मिनरल ज़्यादा होंगे, तो जितना ज़्यादा सिलिका कम होगा वो लावा उतना ही धीरे कूल डाउन होगा। ठीक है, और जितना ज़्यादा धीरे कूल डाउन होगा वो उतना ज़्यादा फैलेगा, और जितना ज़्यादा फैलेगा तो भाई उसके ऊपर लेयर नहीं जम रही है, लेयर नहीं जम रही है, तो एक्सप्लोजन कैसा होगा, कम होगा। ठीक है, इसमें कैसा एक्सप्लोजन है, हाई। इतना समझ में आया सबको। चलिए नेक्स्ट पेज पर चलते हैं हम, उसमें क्या पढ़ेंगे हम, कि बेसिक ऑफ स्ट्रक्चर क्या है। हमने पहले पढ़ा सील्ड वॉल्केनो। सील्ड वॉल्केनो कैसा है भाई, क्योंकि यहाँ पर बेसिक लावा निकलेगा, बेसिक लावा में क्या था, सिलिका कंटेंट 40% था, मिनरल्स ज़्यादा थे। ठीक है, बहुत धीरे कूल हो रहा था, स्प्रेड बहुत ज़्यादा हो रहा था। ठीक है, और कम एक्सप्लोजिव था। तो जैसे कि ये ले लो, यहाँ पर क्या आया, वॉल्केनो आया, लावा आया, और ये बहुत ज़्यादा दूर तक फैल गया, फैल गया, फैल गया। ठीक है, तो फैल गया तो भाई इसका जो सेंटर है वो इतना ज़्यादा ब्लॉकेज नहीं हुआ है, तो इसकी हाइट ज़्यादा ऊंची नहीं हो पाएगी, क्योंकि ये फैल के दूर दूर तक जा रहा है। लावा एक ही जगह पर इकट्ठा नहीं हो रहा है, एक ही जगह पर इकट्ठा होगा तो कैसा हो जाएगा, ये बन गया, फिर इसके ऊपर फिर इकट्ठा हो गया, इसके ऊपर फिर इकट्ठा हो गया, तो भाई इसकी हाइट ज़्यादा हो जाएगी। सील्ड में क्या है, ये आया फैल गया इधर, फिर आया फिर इधर फैल गया, फिर जाएगा फिर इधर फैल जाएगा, तो हाइट कैसी रहेगी, कम रहेगी। तो सील्ड वल्केनोस कैसे होते हैं, कंपैरेटिवली ऑफ लेस हाइट। ओके, फिर आते हैं आपके कंपोजिट वॉल्केनोस। वही वाला स्ट्रक्चर की भाई जल्दी कूल हो रहा है, फ्लो कम हो रहा है, एक्सप्लोजन ज़्यादा हो रहा है, तो ये आया, फिर इसके बाद यहाँ पर एक और लेयर आ जाएगी, अगली बार एक्सप्लोजन होगा तो एक और लेयर आ जाएगी, फिर एक और आ जाएगी।
इसी तरीके से इनकी हाइट जो है बढ़ती जाएगी। ओके, इतना समझ में आया भाई? सिंडर कोन्स क्या होती हैं? यूजुअली आपकी जो ये माउथ होता है ना, इसके बेस पर इसको डिफाइन करते हैं और इसको सिंडर कोन बोला जाता है। ठीक है, इसकी जो वो डस्ट वगैरह है, यहाँ से एस वगैरह है, ये पूरी की पूरी बाहर निकलती हैं। नेक्स्ट स्लाइड में आपके चलते हैं हम। टाइप्स ऑफ लैंडफॉर्म्स जो हमने अभी पढ़े थे आपके, एक्सट्रूसिव लैंडफॉर्म्स क्या थे भाई? तो एक्सट्रूसिव लैंडफॉर्म्स, इसमें हमने आपकी कोन्स वगैरह पढ़ी थी, एक बार फिर देख लेते हैं। ये आपका पूरा का पूरा वोल्केनो है। ठीक है, ये आपके अंदर एस्थेनोस्फेयर, जहाँ से पूरा का पूरा ये मैग्मा चैम्बर है। यहाँ से आपका पूरा लावा यहाँ से जाएगा, और जो लावा जाने की जगह है ना, ये वाली, इसको हम वेंट बोलते हैं। इसमें से लावा बाहर जा रहा है, और यहाँ पर जो माउथ बन जाता है ना, ये जो माउथ बन गया आपका, इसको हम क्या बोलते हैं? क्रेटर। और इस जब क्रेटर का साइज एक्सप्लोजन होकर 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 बहुत ज़्यादा बड़ा हो जाता है, ये साइज इतना बड़ा हो जाएगा, ठीक है, तब इसको हम क्या बोलेंगे? कैल्डेरा। और इसी बड़े साइज में जब बारिश होकर पानी भर जाता है तो उसको कैल्डेरा लेक या फिर वॉल्केनिक लेक भी हम बोलते हैं। इसके बाद में क्या होगा? सिंडर कोन्स, जैसे कि ये दिख रहा है ना आपको, इसको क्या बोलते हैं हम? सिंडर कोन। ठीक है, हाइट कम होगी, वॉल्केनो जैसा स्ट्रक्चर होगा। ठीक है, ये क्या हो गया आपका? कैल्डेरा, यानी कि एक्सप्लोजन होकर इसका मुंह कितना हो गया? बहुत ज़्यादा बड़ा हो गया वॉल्केनो का। और ये क्या है? जो वॉल्केनो की नेक होती है, जो ये वाला स्ट्रक्चर होता है ना, इतना समझ में आया? और इसके नीचे जो ये दिख रहे हैं ना, ये क्या है आपके? इंट्रूसिव लैंडफॉर्म्स हैं, जैसे कि ये सिल्क हो गया, सिल्ट सॉरी, ये ऐसा वाला जो फॉल्ट था ना, क्रैक था जिसमें लावा भर गया, ये हो गया आपका डाइक। डाइक यानी कि ऐसा अप टू डाउन वाला स्ट्रक्चर जिसमें मैग्मा भर गया, ये आपका लोकोलिथ हो गया, थोड़ा हल्की पहाड़ी जैसे स्ट्रक्चर का। ओके, और आपका एक ये वाला स्ट्रक्चर था ना, ऐसे वाला। तो ये सारे के सारे हमने पढ़ लिए। ये क्या थे आपके? इंट्रूसिव लैंडफॉर्म्स, जो कि क्या कर रहे हैं? किसी भी क्रस्ट के अंदर बन रहे हैं। और जो ऊपर बन रहे हैं ना, जो हमें दिखाई दे रहे हैं ऊपर घूमते हुए फिरते हुए, जब हम इन चीज़ों पर घूमने जाते हैं, ये क्या होते हैं? आपके एक्सट्रूसिव लैंडफॉर्म्स। तो इतना समझ में आया? आगे क्या है आपका? इंट्रूसिव लैंडफॉर्म्स जो मैंने आपको पढ़ा दिए, सिल्ट, ठीक है, लोकोलिथ, बैथोलिथ, ये पूरा का पूरा चैम्बर था, क्या था? बैथोलिथ। और ये डीपेस्ट होता है। इसके आगे क्या देखेंगे हम? इसके बाद में हम देखेंगे कि भाई जो वर्ल्ड का वॉल्केनिक डिस्ट्रीब्यूशन है वो कैसा है, क्या रहा है, ये सारी की सारी चीज देखेंगे। तो आपका जो वर्ल्ड का वॉल्केनिक डिस्ट्रीब्यूशन है, जिसको हम रिंग ऑफ फायर भी बोलते हैं, रिंग ऑफ पैसिफिक फायर, इसमें क्या है भाई? देखो, ये क्या था? कॉन्टिनेंट। कॉन्टिनेंट था, हमने क्या पढ़ा था कि भाई कन्वर्जेंस या तो कॉन्टिनेंट कॉन्टिनेंट में होगा, या ओशियन ओशियन प्लेट में होगा, या फिर एक प्लेट ओशियनिक होगी, एक प्लेट कॉन्टिनेंटल। और वॉल्केनोज्म के लिए क्या आपका कंसेप्ट था कि भाई कम से कम एक प्लेट ओशियन वाली होनी ही चाहिए, तभी जो माउंटेन बन रहे हैं उनमें वॉल्केनिक इरप्शंस होंगे। तो हमारी यहाँ पर एक साइड क्या थी? कॉन्टिनेंटल प्लेट थी, एक साइड ये पूरी की पूरी पैसिफिक ओशन वाली प्लेट थी आपकी। तो इनके बीच में जो कन्वर्जेंस हुआ ना, जो टकराव हुआ, उसकी वजह से ये पूरी की पूरी रिंग है, यहाँ पर फोल्ड वॉल्केनोज यानी कि फोल्ड माउंटेन्स बन गए।
और पूरी की पूरी ये जो चेन बनी है ना, इसी को हम बोलते हैं पैसिफिक रिंग ऑफ फायर। यहाँ पर वर्ल्ड के अप्रोक्सीमेटली कम से कम 60 to 70% वॉल्केनोस पाए जाते हैं। ठीक है। और इसी वजह से जो कन्वर्जेंस हुए हैं यहाँ पर, जो डाइवर्जेंस हुए हैं, उनकी वजह से बहुत सारी यहाँ पर ट्रेंचेस बन गई। ट्रेंचेस यानी कि बहुत बड़ी बड़ी दरारें, उनको हम ट्रेंच बोलते हैं, जैसे कि क्यूरिल ट्रेंच, एलुशियन ट्रेंच, जापान ट्रेंच, मरियाना ट्रेंच। इसके बारे में आपने बहुत सुना होगा, बहुत फेमस है। ठीक है। तो ये सारी की सारी चीज़ें, यहाँ पर हमने बहुत सारे वॉल्केनोज, जैसे जो आपका जापान है, ठीक है, जापान का आपका माउंट फूजी, ठीक है, एक यहाँ पर ही आपका है पिनाटुबो वॉल्केनो। ये सारी की सारी चीज़ें हैं। तो आपको याद रखना है कि भाई रिंग ऑफ पैसिफिक फायर किससे रिलेटेड है? वॉल्केनोज। कैसे बने? क्योंकि एक कॉन्टिनेंटल प्लेट थी, एक ओशियनिक प्लेट थी, दोनों का क्या हुआ? कन्वर्जेंस, और क्या बन गए? माउंटेन्स। ठीक है। तो रिंग ऑफ पैसिफिक फायर में हमने ये देखा, ठीक है, वीकर जोन्स बने हैं यहाँ पर बहुत सारे। वीकर जोन्स यानी कि यहाँ पर वॉल्केनिज्म होने की, वॉल्केनिक एक्टिविटीज आने की संभावना या प्रोबेबिलिटी बहुत ज़्यादा है। और हमने इसके इरप्शंस भी देखे थे भाई। एक होता है फिशर टाइप इरप्शन, जिसमें सील्ड वॉल्केनोज बनते हैं। एक होता है आपका सेंट्रल इरप्शन, जिसमें आपके कंपोजिट कोन जैसे वॉल्केनो बनते हैं। ओके, कैसे बनेंगे? ऐसे वाले। तो यहाँ पर कैसे बनेंगे? ऐसे वाले, कम हाइट वाले। ये कैसे हैं? हाई हाइट वाले। ऐसा क्यों होगा भाई? क्योंकि इसमें एक्सप्लोजन कैसा रहेगा? कम रहेगा। क्यों रहेगा कम? क्योंकि यहाँ पर जो लावा है बहुत देर में स्लो कूल होता है। स्लो कूल होता है तो जल्दी बह जाता है। फ्लो कैसा कर जाता है? बहुत ज़्यादा फ्लो, यानी कि स्प्रेड कर जाता है। ठीक है, इसलिए इसकी हाइट जो है बढ़ नहीं पाती है। यहाँ पर क्या होगा भाई? कूल बहुत जल्दी हो रहा है। अगर बहुत जल्दी सूख जा रहा है, सॉलिड हो जा रहा है, तो ज़्यादा स्प्रेड नहीं हो पा रहा है। और कम स्प्रेड हो रहा है तो यहाँ पर ब्लॉकेजेस बना देगा इसके मुंह पर। जितने ब्लॉकेजेस बनाएंगे उतना ज़्यादा प्रेशर लगेगा। ठीक है, नीचे से ज़्यादा प्रेशर, ज़्यादा प्रेशर, ज़्यादा प्रेशर। आप सिलेंडर मतलब गैस वाली बोतल को भर दो आप गैस से, ठीक है, फिर उसमें जो है आप जैसे प्रेशर कुकर होता है ना, सपोज करो ये प्रेशर कुकर है, प्रेशर कुकर है, इस प्रेशर कुकर लावा निकला, लावा निकला, अब यहाँ पर आके ये सॉलिड हो गया। ये इसका मुंह था, सॉलिड हो गया। अब अंदर से एक बार फिर एरप्शन हो रहा है, लेकिन मुंह तो इसका बंद है। तो जितनी बार एरप्शन होगा वो उसमें प्रेशर मारता जाएगा, और ज़्यादा जितना ज़्यादा प्रेशर लगेगा उतनी ज़्यादा जोर से इसका ढक्कन फटेगा। तो इसका मतलब कैसा एक्सप्लोजन? हाई एक्सप्लोजन। इसलिए इसको हम क्या बोलते हैं? सेंट्रली इरप्टेड वॉल्केनोस। ओके, इसमें अगर एग्जाम्पल देखें तो क्या रहेगा आपका? माउंट एटना, इटली वाला। ठीक है। और जो आपके फिजर टाइप इरप्शन है, यहाँ पर एक्सप्लोजन कम हो रहा है। अगर इसका एग्जाम्पल देखें हम तो क्या देख सकते हैं भाई? इसमें आपका मिड ओशियनिक रिज हो गई, जो आपकी अटलांटिक ओशियन में है ना, वो वाली। नेक्स्ट क्या है आपका? नेक्स्ट है आपका ये, इसको बोलते हैं, ये जो ऐश शेप में बनी है ना, इसी को हम बोल रहे हैं मिड अटलांटिक ओशियनिक रिज। क्योंकि यहाँ पर फिशर टाइप इरप्शन हुआ है। फिशर टाइप इरप्शन यानी कि
जो लावा बना है वो मतलब बहुत जल्दी सूख नहीं रहा है, बहुत ज़्यादा फ्लो कर रहा है। इधर फैल गया, फिर इधर फैल गया। ठीक है, तो रिज तो बन गई है यार, वॉल्केनो जैसा स्ट्रक्चर बन गया है, पहाड़ जैसे बन गए हैं, लेकिन एक्सप्लोजन कैसा रहता है, कम रहता है। नेक्स्ट अगर बात करी जाए तो क्या बात करेंगे हम, हॉटस्पॉट वॉल्केनिज्म की बात करेंगे। तो जो वॉल्केनोज होते हैं उनको क्या बोलते हैं हम, जो वॉल्केनो है, सपोज करो इन वॉल्केनोज का जो आपका फॉर्मेशन है, एक होते हैं पूरे के पूरे वॉल्केनोज जो पूरे के पूरे माउंटेन रिज में बनते हैं, माउंटेन चेंज में बनते हैं, ठीक है, पहाड़ वाले स्ट्रक्चर में बनेंगे। एक हो गया आपके हॉटस्पॉट वॉल्केनिज्म, ये आपके कोई बाउंड्री, प्लेट बाउंड्री से रिलेटेड नहीं है। ये आपके डायरेक्ट कनेक्ट होते हैं डायरेक्ट कनेक्ट टू वीकर जोन्स। जो वीकर जोन्स होते हैं जहां पर मतलब अर्थ के पूरे नीचे, ये क्रस्ट हो गई आपकी, ये मेंटल हो गई आपकी, ये कोर हो गई आपकी, तो बिल्कुल इस जगह से कनेक्ट रहेंगे। ठीक है, ये बीकर जोन है, यहाँ पर कन्वेक्शन करंट बहुत ज़्यादा रहता है, सीधा मतलब सीधा का सीधा फॉल्ट यहाँ से निकला हुआ है, और यहाँ से ये लावा पूरा का पूरा निकलता ही रहता है, निकलता ही रहता है। यहाँ पर ना तो प्लेट एक्टिविटी हुई है ना कुछ हुआ है, ये यहाँ से पूरा का पूरा सेंटर कनेक्ट है, तो यहाँ से निकलता रहेगा। और इस लावा से यहाँ पर जो आइसलैंड बन जाएंगे, ठीक है, जो वॉल्केनो बनेंगे वो क्या होंगे, हॉटस्पॉट वॉल्केनिज्म। तो ऐसे ही हॉटस्पॉट वॉल्केनो का एक एग्जाम्पल है आपका हवाईयन आर्किपेलागो। ठीक है, जिसमें कि ये सारे के सारे एग्जाम्पल हैं आपका, नेकर आइलैंड है, ठीक है, कोआला आइलैंड है, मॉल आइलैंड है, हवाई आइलैंड है, ये सारे के सारे वॉल्केनो से बने हैं। और वो वॉल्केनो किस तरीके थे, किस तरीके के थे, हॉटस्पॉट वॉल्केनोस थे, जिसमें प्लेट बाउंड्री ने कोई रोल प्ले नहीं किया, ये डायरेक्ट मेंटल प्लूम से कनेक्टेड थे। ये जो एरिया है ना, ये मेंटल लेयर में जो वीकर जोन है, इसी को मेंटल प्लूम बोलते हैं, क्योंकि ये डायरेक्ट कनेक्ट थे इससे। ठीक है, इसी को बोलते हैं हम हॉटस्पॉट। तो इतना समझ में आया। थोड़ा सा हम क्या डिस्कस कर लेंगे कि भाई वॉल्केनो के सिग्निफिकेंस क्या हैं। ये थोड़ा डिस्कस करने की चीज़ है। तो भाई वॉल्केनो के सिग्निफिकेंस कई सारे हैं। सबसे पहला तो क्रस्ट फॉर्मेशन। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर ओशियनिक बेड बनते हैं, यानी कि ओशियनिक क्रस्ट बन गई। ठीक है, माउंटेन्स बनते हैं। ओके, इतना समझ में आया। फॉर एग्जाम्पल जो पूरी की पूरी 80% ऑफ अर्थ की क्रस्ट है वो किससे बनी हुई है, वॉल्केनिक एक्टिविटीज से। ओके, दूसरा हम देखेंगे लैंडस्केप चेंजेस। तो जो हमारे लैंडस्केप चेंजेस हो रहे हैं, फॉर एग्जाम्पल जो हमने पढ़ा था इंट्रूसिव और एक्सट्रूसिव लैंडफॉर्म्स, डाइक, सिल्क, ठीक है, सिंडर कोन, कंपोजिट कोन, एसेट्रा। तीसरा क्या देख सकते हैं हम यहाँ पर भाई, इकोनॉमिक एंड रिसोर्स सिग्निफिकेंस।
तो इकोनॉमिक एंड रिसोर्स सिग्निफिकेंस में क्या आ गया आपका, मिनरल का कंपोजिशन मिलेगा हमें। मिनरल्स यानी कि आपके गोल्ड हो गया, सिल्वर हो गया, ठीक है। और क्या है चौथा, फर्टाइल सॉइल मिलेगी, ठीक है। जो इग्नीशियस रॉक बनेंगी यहाँ से वो वेदर्ड होंगी, जैसे कि रॉक बन गई, अभी इसकी वेदरिंग होगी। वेदरिंग कितने तरीके की होती है, फिजिकल, केमिकल, बायोलॉजिकल, और इससे यहाँ पर किसका फॉर्मेशन होगा, सॉइल का, ठीक है। इतना समझ में आया ना। थोड़े अगर हम इम्पोर्टेंट वॉल्केनिज्म की बात करते हैं तो एक रह गया था आपका, यहाँ पर क्या रह गया है आपका, एक टॉपिक थोड़ा बचा हुआ है, उसको और देख लेते हैं हम। जो था ना कि भाई वॉल्केनोज बेस्ड ऑन द टाइम पीरियड, और ये वाला पूरा हमने कर लिया था कि जो एंडेसिटिक और बेसाल्टिक कंपोजिशन है वो क्या होता है। एक रह गया ये वाला, बेसिस ऑफ पीरियड ऑफ इरप्शन। तो इसमें 3 तरीके के वॉल्केनो हैं, बेसिस ऑफ पीरियड ऑफ इरप्शन। तो इसमें 3 तरीके के थे, एक्टिव, दूसरा डोरमेंट, तीसरा एक्सटिंक्ट। एक्टिव यानी कि भाई ऐसा वॉल्केनो, कैसा वॉल्केनो, ऐसा वॉल्केनो जो प्रेजेंट में इसमें इरप्शन होने की प्रोबेबिलिटी है, ठीक है। डोरमेंट माने कि भाई पास्ट में तो इरप्ट हुआ है, फ्यूचर में भी हो सकता है, ठीक है। अभी प्रेजेंट में बंद है लेकिन पास्ट में भी इरप्ट हुआ है, फ्यूचर में भी हो सकता है। अभी कैसा है, शांत। और एक्सटिंक्ट माने जो पास्ट में इरप्ट हुआ था बट प्रेजेंट में इसमें कोई भी वॉल्केनिक एक्टिविटीज नहीं है, और इसमें फ्यूचर में कोई भी वॉल्केनिक एक्टिविटी होने की संभावना नहीं है। ओके, इतना समझ में आया। तो अगर हम एक्टिव वॉल्केनो की बात करते हैं तो एग्जाम्पल में देखना चाहें तो इंडिया में इकलौता एक्टिव वॉल्केनो कौन सा है, बैरन आइलैंड, जो कहां पर है आपका, अंडमान सी में। ओके। और डोरमेंट वॉल्केनो की बात करते हैं हम, तो डोरमेंट वॉल्केनो आपका इंडिया का एक डोरमेंट वॉल्केनो है, इकलौता डोरमेंट वॉल्केनो आपका, वो कौन सा है, नारकोंडम। ओके, नारकोंडम वॉल्केनो, ये कहाँ पर है आपका, ये भी अंडमान सी में है। और अगर एक्सटिंक्ट वॉल्केनो की बात करते हैं तो एक्सटिंक्ट वॉल्केनोज में आप एग्जाम्पल ले सकते हैं माउंट किलिमंजारो, जो कहाँ पर है, तंजानिया में। कहाँ पर है ये, तंजानिया, अफ्रीका में। इसमें अब कोई भी इरप्शन होने की पॉसिबिलिटीज नहीं है, ना प्रेजेंट में ना फ्यूचर में, बिल्कुल ये खत्म हो चुका है।
दी एंड हो गया इसका। ओके, तो दीज वर द टाइप ऑफ वॉल्केनोज बेसिस ऑन द पीरियड ऑफ इरप्शन। ओके, तो दोस्तों आज के लिए इतना ही था। आई होप आपको हमारा ये सेशन पसंद आया होगा, और अगर आपको ये सेशन पसंद आया है तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब आवर चैनल सिविल फोर्स। और अगर आप हमें कोई सजेशन देना चाहते हैं कि हम ये इम्प्रूवमेंट कर सकते हैं, या फिर आपको नेक्स्ट कौन से टॉपिक्स या कौन से सब्जेक्ट पर कंसेप्चुअल क्लासेस चाहिए, तो उसके लिए आप हमें कमेंट डाउन भी कर सकते हैं। तो नेक्स्ट टॉपिक आपका ज्योग्राफी में क्या रहेगा, प्लीज़ कमेंट डाउन, जिस पर हम आपको एक कंसेप्चुअल एनालाइज करके देंगे, और जितना हो सकता है आपको उसमें कंटेंट एनरिचमेंट करने की कोशिश करेंगे। तो जुड़े रहिए हमारे चैनल के साथ। शुभ रात्रि।